नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। समकालीन विश्व में सुरक्षा अध्याय 7 का भाग सेकंड और अंतिम भाग 40-45 मिनट में आज की कक्षा पूरी हो जाएगी और हम बात करने वाले इस वीडियो में सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा के बारे में। क्योंकि पहले वीडियो में आपको बहुत ठीक से बताया था कि सुरक्षा की धारणा को हमने दो भागों में बांटा है, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक में हमने बाहरी सुरक्षा के बारे में बात की, आंतरिक सुरक्षा के बारे में बात की और पारंपरिक सुरक्षा के तरीकों के बारे में हमने बात की। आज हम, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा है, हम चर्चा करना चाह रहे हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे कौन से खतरे हैं, खतरों के जो नए स्रोत है उसके बारे में बात करेंगे और इन खतरों से कैसे निजात पाया जा सकता है, इसके तरीके कौन से हो सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे सहयोगमूलक सुरक्षा की। और अंत में हम लोग बात करेंगे भारत की सुरक्षा की रणनीतियां, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, भारत की सुरक्षा की रणनीतियों के कौन कौन से घटक है उसको स्पष्ट कीजिए। तो बहुत बढ़िया कक्षा आप लोगों के लिए रहने वाली है और ठीक से इन कक्षाओं को आप लोग देखें, इन कक्षाओं से आप लोग पूरा लाभ ले, काफी अच्छा बेनिफिट आप लोगों को इससे होने वाला है। कक्षा को कक्षा 12 के विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाए ताकि अधिकतम विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। चलिए, हम बात करना चाह रहे हैं सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा, अपारंपरिक धारणा। और सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा है, इस अपारंपरिक धारणा को हमने दो भागों में बांटा। नंबर 1, मानवता की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा। दो भागों में हमने इसको बांटा। एक बात तो हुई ये, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि अपारंपरिक धारणा के कौन से भाग हैं, तो इसके दो भाग हैं। पहला आपके रहेगा मानवता की सुरक्षा और दूसरा रहेगा विश्व की सुरक्षा। चूंकि हमने सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में बातचीत की थी और पारंपरिक धारणा में केवल और केवल सैन्य खतरे थे। केवल कौन से खतरे थे? सैन्य खतरे थे, युद्ध से संबंधित खतरे थे। अपारंपरिक धारणा केवल सैन्य खतरों से संबंधित ही नहीं है, क्योंकि मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले उन सभी खतरों को सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में सम्मिलित किया गया है। मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले, अब मानव के हितों की सुरक्षा, क्योंकि मानव को खतरा केवल युद्ध से ही नहीं है, मानव को खतरा अपने देश की सरकार से भी हो सकता है, मानव को खतरा आपदा से हो सकता है, अकाल से हो सकता है, महामारी से हो सकता है, गरीबी से हो सकता है, मानवाधिकारों के उल्लंघन से हो सकता है, आतंकवाद से उसको खतरा हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको हम इसमें शामिल करेंगे। तो सैन्य खतरों से हटकर जो खतरे हैं, उन खतरों की हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को इसमें शामिल किया जाता है। मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले, मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले खतरों को हमने इसमें शामिल किया है। करने वाले खतरों को इसमें हमने शामिल किया है। तो एक तो इस बात की हम लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हम यहां करना चाह रहे हैं कि जो अपारंपरिक धारणा के जो प्रतिपादक है, इसके जो समर्थक है, उन्होंने बताया है कि अपारंपरिक धारणा में किन को हम शामिल करेंगे। तो इनका कहना है कि सिर्फ राज्य ही नहीं, व्यक्तियों और समुदाय, या कहें कि समूची मानवता को सुरक्षा की जरूरत है। इन्होंने कहा है कि राज्य को तो सुरक्षा की जरूरत है ही, राज्य के साथ साथ में व्यक्तियों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है और व्यक्तियों के साथ साथ समूची मानवता को सुरक्षा की आवश्यकता है। समूची मानवता को, समूची मानवता को जो है सुरक्षा की आवश्यकता है। केवल व्यक्तियों को ही नहीं, केवल राज्य को ही नहीं, समूची मानवता को जो है सुरक्षा की आवश्यकता है। समूची मानवता को भी सुरक्षा की आवश्यकता है, इस बात के भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया, अपारंपरिक धारणा को किन दो भागों में बांटा गया? मानवता की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा और
विश्व की सुरक्षा, इन दो भागों में हम लोगों को डिटेल में बात करनी है आज, और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सुरक्षा, विश्व की सुरक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम बात करते हैं, तो मानवता की सुरक्षा रक्षा का विचार जनता जनार्दन क्यों राज्य की सुरक्षा से बढ़कर मानते, क्योंकि हमेशा सुरक्षित राज्य का मतलब सुरक्षित व्यक्ति नहीं होता है। कई बार राज्य तो सुरक्षित हो सकता है, लेकिन उस राज्य में रहने वाले व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं का सामना करना होता है। तो सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होती है, ध्यान रखना। सुरक्षित राज्य का मतलब, सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा हमेशा सुरक्षित जनता नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कई बार राज्य तो सुरक्षित है, लेकिन उस राज्य की जनता सुरक्षित नहीं होती है। भले ही किसी देश को चारों ओर से बहुत सशक्त बना दें, सीमाओं को बहुत मजबूत करवा दें कि कोई उस देश पर आक्रमण करने की स्थिति में नहीं रहे, लेकिन उस देश की सरकार के द्वारा भी उस देश की जनता पर अत्याचार किए जा सकते हैं। हमने देखा है कि 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों नहीं मारे गए, उससे कई ज्यादा लोग अपने ही देश की सरकार के हाथों मारे गए हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मानवता की सुरक्षा। किसकी बात कर रहे हैं? मानवता की सुरक्षा। और मानवता की सुरक्षा की इस धारणा से आप लोगों के 3 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, और केवल इसकी परिभाषा का, इसके अर्थ का ही प्रश्न बनने वाला है, अन्य कोई प्रश्न आपके यहां पर बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मानवता की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण का मतलब संकुचित, संकीर्ण अर्थ। दूसरा इसमें रहेगा मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ, और तीसरा रहेगा इसमें मानवता की सुरक्षा का व्यापकतम अर्थ, व्यापकतम अर्थ। ठीक है, 3 बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है, और व्यापकतम अर्थ क्या है। इनमें से कोई एक प्रश्न आप लोगों को 1 नंबर का पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस अध्याय में 1-1 नंबर के फैक्ट बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसी प्रकार के बीच के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ, सुरक्षा का संकुचित अर्थ का तात्पर्य है कि हिंसक और खून खराबों से व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। हिंसक और खून खराबों से व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। जबकि व्यापक अर्थ वालों का कहना है कि खून खराबे और हिंसा से तो व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, इसके साथ साथ में अकाल, आपदा और महामारी से भी व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए। क्योंकि इन समर्थकों का मानना है कि जितने लोग हिंसक और खून खराबों से नहीं मरते हैं, उससे कई अधिक लोग तो अकाल, महामारी और आपदा में मारे जाते हैं। जबकि व्यापकतम अर्थ वालों का कहना है कि हिंसक और खून खराबे तो इसकी परिभाषा में शामिल होने ही चाहिए, साथ ही साथ आपदा, महामारी और अकाल को तो इसमें शामिल करना ही चाहिए। इसके साथ साथ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को भी इसमें शामिल करना चाहिए, अर्थात अभाव से मुक्ति और भय से मुक्ति। तो बहुत ठीक से समझना इस बात को। मानवता की सुरक्षा के संकीर्ण अर्थ का तात्पर्य है, संकीर्ण अर्थ का तात्पर्य है जो है हिंसक व खून खराबे, हिंसक व खून खराबे से रक्षा, से सुरक्षा। अर्थात किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, खून खराबा जो है देश में नहीं होना चाहिए। यह किसका है? संकीर्ण अर्थ है केवल की सुरक्षा का मतलब यही है कि लोगों को जो है केवल और केवल हिंसक खतरों और खून खराबे से बचा देना चाहिए। हिंसक खतरे और खून खराबे से बचा देना चाहिए। ठीक से लिख देते हैं, हिंसक खतरे, हिंसक खतरे, खतरे व खून खराबे से, खून खराबे से बचाना ही सुरक्षा है, बचाना। लेकिन व्यापक अर्थ वाले कहते हैं कि नहीं, इसमें केवल इसी को शामिल नहीं करना चाहिए, बल्कि अकाल, अकाल, महामारी, महामारी और
आपदा को भी शामिल करना चाहिए, प्राकृतिक आपदाओं को, आपदा को भी इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनका तर्क है कि जितने लोग खून खराबे हिंसक घटनाओं में नहीं मारे जाते, उससे अधिक लोग तो अकाल, महामारी और आपदा में मारे जाते हैं। जबकि व्यापकतम अर्थ वालों का कहना है कि इसमें, यहां कहां लिखूं, इसमें जो है आर्थिक सुरक्षा व मानवीय गरिमा को भी शामिल करना चाहिए। मानवीय गरिमा को, यानी कि आर्थिक सुरक्षा भी उपलब्ध होनी चाहिए और साथ साथ में मानवीय गरिमा की भी, हितों की सुरक्षा होनी चाहिए। और व्यापकतम अर्थ का मतलब तो यह हो गया भय से मुक्ति, भय व अभाव से मुक्ति, अर्थात आपको फिर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, जरा आप लोग देखिए। यानी कि व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा को भी इसमें शामिल किया, इनकी अभाव से और भय से मुक्ति। जैसे मैं एक ये राउंड कर रहा हूं, ये हो गया संकीर्ण अर्थ, एक मिनट है, ये हो गया संकीर्ण अर्थ, ये हो गया व्यापक अर्थ और ये हो गया व्यापकतम अर्थ। अब इसमें केवल क्या शामिल किया हमने? खून खराबे और हिंसक घटनाओं को। इसमें हमने किसको शामिल किया? आपदा, अकाल और महामारी। ठीक है, इसमें किसको शामिल किया हमने? आर्थिक सुरक्षा और मानवीय सुरक्षा, मानवीय गरिमा। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संकीर्ण अर्थ क्या है, तो केवल यह उत्तर देना है। व्यापक अर्थ क्या है, तो इन दोनों के भीतर है वो उत्तर देना, और व्यापकतम में सारे खतरे इसमें शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर देना है। आर्थिक सुरक्षा का मतलब है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। अमीर और गरीब के बीच की खाई नहीं होनी चाहिए, अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, इनके अभाव से उसको मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। मानवीय गरिमा का मतलब मनुष्य मानव होने के नाते उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। मानव को मानव होने के नाते मानवीय गरिमा और सम्मान के साथ समाज में जीने का अधिकार होना चाहिए। तो यह सुरक्षा के जो है अपारंपरिक मानवता की सुरक्षा का अर्थ हो गया आपके संकीर्ण, व्यापक और व्यापकतम। एक प्रश्न तो आपके ये हो गया। दूसरा, अब हम बात करेंगे विश्व के खतरे, विश्व की सुरक्षा। अब विश्व की सुरक्षा में हम लोग बात करेंगे विश्व के खतरों की। किसकी बात करेंगे? विश्व के खतरों की। कौन कौन से खतरे विश्व के? विश्व का पहला खतरा ग्लोबल वार्मिंग, यानी जिससे पूरे विश्व को खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 2, किसकी बात करेंगे? अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, मानवाधिकारों की चिंता, मानवाधिकारों की समस्या। नंबर 4, गरीबी, और नंबर 5 हम बात करेंगे महामारियां। अब इस महामारियों में मुख्यतः हम बात करेंगे एड्स की, और भी कुछ महामारियों की बातचीत हम लोग करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग विश्व के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है, पूरे विश्व का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, मानवाधिकारों की चिंता, गरीबी और महामारी। मोटे रूप में विश्व की सुरक्षा में विश्व के नए खतरों के अंतर्गत हम लोगों को कितने खतरों के बारे में चर्चा करनी है? हम लोगों को 5 खतरों के बारे में चर्चा करनी है। ये 5 खतरों में से कोई एक खतरा आप लोगों से पूछा जा सकता है। जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में एक जिले में प्रश्न पूछा गया था कि आतंकवाद विश्व का एक खतरा है, कथन की पुष्टि कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है बढ़ता हुआ तापमान के बढ़ने का मुख्य कारण है कि सूर्य की किरणें धरती पर आ तो जाती है और पृथ्वी से टकराने के बाद जो वह किरणें वापस ऊपर की तरफ जाती है, तो हरित गैसों के कारण एक पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बन चुका है, जिसके कारण पृथ्वी एक हरित ग्रह के रूप में बन चुका है, हरित घर के रूप में बन चुका है, जिसके कारण वो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर वापस नहीं जा पाती है तो पृथ्वी आग के गोले की भांति हो चुका है। इस कारण से जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और भी कुछ गैसें हैं जिनके उत्सर्जन से
एक पर्यावरण पृथ्वी के ऊपर एक आवरण सा आ गया है और इसके कारण पृथ्वी एक ग्रीन हाउस की भांति बन चुकी है, जिससे वो सूर्य की किरणें वापस नहीं जा पाती। इसलिए सूर्य की किरणों के कारण तापमान बहुत अधिक धरती पर बढ़ चुका है। इसके कारण बढ़ते हुए तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हिमालय पिघल रहा है और नदियां जो हिमालय से जो आती है वो बर्फ नदियों में बहकर आ रहा है पानी के रूप में, जिससे नदियों के आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो रहे हैं। और ये सारा का सारा पानी कहां जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। और समुद्र में जाने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र के जल स्तर बढ़ने से जो द्वीपीय देश है वो डूबने के कगार पर आ चुके हैं। जैसे बांग्लादेश 20% डूब जाएगा, मालदीव पूरा का पूरा डूब जाएगा और थाईलैंड की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इस पर रोक लगाने के लिए सबसे जरूरी है हरित गैसों के उत्सर्जन में क्या आनी चाहिए? कमी आनी चाहिए। हम अगले पार्ट में बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन क्या बांग्लादेश, मालदीव और थाईलैंड और श्रीलंका अकेले मिलकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? नहीं, यह विश्व का नया खतरा है, यह पहले खतरा नहीं था और इस खतरे को रोकने के लिए पूरे विश्व के अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता चाहिए। नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में आप लोग जानते हैं कि आतंकवाद राजनीतिक खून खराबे से हैं, जानबूझकर और बिना किसी मुरव्वत के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। आतंकवादी आम लोगों को निशाना बनाते, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वो आतंकी अटैक करते हैं। उस देश की सरकार को असफल करने के लिए, उस देश की सरकार से अपनी गलत नाजायज मांगों को मनवाने के लिए आतंकवादी लोग जो है इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं, खून खराबा करते हैं, दहशत फैलाने का काम करते हैं, ताकि उनकी मनपसंद सरकार नहीं है या वो जो चाहता वैसे सरकार नहीं करती तो सरकार को गिराना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। आज आप जानते हैं कि आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के कारण पूरे विश्व के अंदर दहशत का माहौल है। ये आतंकवादी लोग बल के सहारे, हिंसा के माध्यम से, धमकी का प्रयोग करके अपने हितों की अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। आप लोग जानते हैं कि नागरिकों को निशाना बनाया जाता है। आतंकवाद नागरिकों को असंतोष इस्तेमाल राष्ट्रीय सरकारों के ऊपर करते हैं। इनकी जब जनता पर आतंकी अटैक, आप सोच लीजिए हमारे देश में यदि आतंकवादी अटैक होते हैं तो जनता का सरकार से विश्वास उठेगा कि नहीं उठेगा? फिर सरकार क्या कर रही है? हमारी सुरक्षा करने में असफल है। तो ध्यान रखना, एक तो ये बात कि राजनीतिक खून खराबे से इसका तात्पर्य है आतंकवाद। दूसरी घटना, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। तो ये जो है राजनीतिक खून खराबे से हैं और आम नागरिकों को निशान बनाया जाता है। आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है सरकार पर दबाव डालने के लिए, और अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए, अपनी मांगों को, नाजायज मांगे हम कह सकते हैं, मांगों को पूरी करवाने के लिए। ये आतंकवाद के बारे में 2-4 बातें होगी। सबसे बड़ा आतंकी अटैक 9/11 का, जिसके तीसरे अध्याय में हम बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आप सब जानते हैं कि वर्ष 2001 में 11 सितंबर, जिसे हम 9/11 का हमला कहते हैं, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकी अटैक किया गया था वो आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। ठीक है, नंबर 3 हम लोग बात करते हैं अब मानवाधिकारों की। मानवाधिकारों के संदर्भ में बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा चुका है बोर्ड में 2017 या 16 या 15 में मानवाधिकारों के बारे में। मानवाधिकारों की 3 कोटियां हैं। कितनी कोटियां हैं? 3। हालांकि मानवाधिकारों की एक सुनिश्चित परिभाषा तो आज तक तय नहीं हो चुकी है, लेकिन मानवाधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा किया गया। इसी कारण से 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। मानव अधिकार किसको कहते हैं? मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए उसी को हम मानव अधिकार के नाम से जानते हैं। मानवाधिकार की 3 कोटियों के बारे में सब में सहमति। यह प्रश्न पूछा गया कि मानवाधिकारों की पहली कोटि, मानवाधिकारों की प्रथम कोटि में किन अधिकारों को शामिल किया गया? मानवाधिकारों की द्वितीय कोटि और मानवाधिकारों की तृतीय कोटि। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड में पूछा जा चुका है। आप जानते हैं कि वर्ष 2012 से 2016 तक यही जो है
आपका जो कोर्स है एनसीईआरटी का, यही कोर्स पहले लागू था। हम उस दौरान भी बच्चों को ये किताबें पढ़ा चुके हैं और बोर्ड के पेपर के बारे में हम लोगों को नॉलेज है, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रथम कोटि में शामिल किए जाते हैं राजनीतिक अधिकारों को। कौन से अधिकारों को? राजनीतिक अधिकारों को। मानवाधिकारों की पहली कोटि में राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मत देने का अधिकार, हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्त करने की अधिकार, और हम कह सकते हैं सभा करने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा मानवाधिकारों की पहली कोटि में किन अधिकारों को शामिल किया गया है? आपका उत्तर होगा राजनीतिक अधिकार। मानवाधिकारों की दूसरी कोटि में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को शामिल किया गया है। सामाजिक व आर्थिक अधिकार, सामाजिक व आर्थिक अधिकार। आप जानते हैं सामाजिक अधिकारों में कौन कौन से अधिकार आते हैं? जिसमें विशेष रूप से समानता समाज में स्थापित होनी चाहिए, व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आर्थिक अधिकार का मतलब है कि सभी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, अमीर ज्यादा अमीर और गरीब ज्यादा गरीब नहीं होना चाहिए, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए, उसको हम सामाजिक और आर्थिक अधिकार कहते हैं। और तृतीय जो मानवाधिकारों की कोटि है उसमें शामिल किया गया है, ध्यान रखना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को शामिल किया गया है। मूलवासी, जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, इन मूलवासियों के अधिकार को शामिल किया गया है। और उपनिवेशीकृत जनता को इसमें शामिल किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बहुत से ऐसे देश थे जिन्होंने, यूरोपीय देशों ने अपना गुलाम बना रखा था, इन लोगों के अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न यहां से आप लोगों के होने वाला है। तो इसमें उपनिवेशीकृत जनता, जातीय और मूलवासी अल्पसंख्यकों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये बहुत ढंग से आप लोगों को ध्यान रखना है, मानवाधिकारों की तीन कोटि, शायद मेरी बात आप लोग समझ पाए होंगे। मानवाधिकारों की पहली कोटि में राजनीतिक अधिकार, मानवाधिकारों की दूसरी कोटि में सामाजिक और आर्थिक अधिकार, और मानवाधिकारों की तीसरी कोटि में अल्पसंख्यक मूलवासियों के अधिकार और उपनिवेशीकृत जनता के अधिकारों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम मानवाधिकारों की यदि हम बात करते हैं तो विश्व में व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। 1990 में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई, उन घटनाओं में सबसे पहली घटना है रवांडा। ये 1 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। रवांडा में 1994 में एक घटना घटित हुई कि हुतू जनजाति ने, कौन सी जनजाति ने? हुतू जनजाति ने तुत्सी जनजाति के 5 लाख लोगों को मार दिया। कितने? 5 लाख लोगों को मार दिया कुछ ही समय में। किस जनजाति ने? हुतू जनजाति ने तुत्सी जनजाति के 5 लाख लोगों को मार दिया। ये ध्यान रखना, इसके लास्ट में तू है और इसके पहले में तू है, कंफ्यूज मत होना। तुत्सी ने हुतू को नहीं, हुतू ने तुत्सी को। तो ऐसे लिखोगे दोनों सब, दोनों में तो आना चाहिए। तो हुतू जनजाति ने तुत्सी जनजाति के 5 लाख लोगों को मारा। इसके अलावा आप जानते हैं कि प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया। इसके अलावा पूर्वी तिमोर में, तीसरी घटना, पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया की सेना ने रक्तपात मचाया था। इंडोनेशियाई सेना ने रक्तपात मचाया। तो ये कुछ घटनाएं जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। प्रश्न ये उठता है कि क्या मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर संयुक्त राष्ट्र संघ को वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए अथवा नहीं? तो कुछ लोगों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कहां हस्तक्षेप करेगा और कहां हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ताकतवर देश क्या चाहते हैं। क्योंकि ताकतवर देश अपने हितों के अनुसार यह तय करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें 27 जो 5 सदस्य हैं वही तय करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगले खतरे के रूप में नंबर 3 हम लोग बात करना चाह रहे हैं वैश्विक निर्धनता की, गरीबी। वैश्विक निर्धनता भी विश्व के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। वैश्विक निर्धनता, आप जानते हैं कि विश्व के अंदर जो 50% जो आबादी है वो इन 6 देशों में निवास करती है। भारत, पाकिस्तान, चीन। ये 3 तो ये देश हो गए, भारत, पाकिस्तान और चीन। इसके अलावा
इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया। बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नाइजीरिया, इन 6 देशों में विश्व की इन 6 देशों में विश्व की जो है 50% आबादी निवास करती है। कितने प्रतिशत? 50%। और बाकी पूरे शेष विश्व में कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? 50% आबादी निवास करती है। ऐसा कहा जा रहा है कि गरीब देशों में आने वाले समय में 50 सालों में, आने वाले 50 वर्षों में गरीब देशों की जनसंख्या तो बढ़ेगी और अमीर देशों की जनसंख्या घटेगी। आप कहोगे ऐसा कैसे? क्योंकि जो गरीब होते हैं उनमें अंधविश्वास की भावना भी होती है, और गरीब देशों में जनसंख्या बढ़ेगी और अमीर देशों में जनसंख्या घटेगी। क्योंकि विकसित जो देश हैं, अमीर जो देश हैं, वो विभिन्न प्रकार की शिक्षा के माध्यम से परिचित होते हैं और उनको पता है कि अत्यधिक जनसंख्या जो है हमारे लिए बहुत अधिक नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए वो जनसंख्या नियंत्रण के प्रति काफी सचेत हैं। लेकिन गरीब देशों में इन चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय, अब जरा सुनिए आप लोग, अमीर जो देश हैं या जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या क्या होगी? कम। और जो गरीब देश हैं, इन गरीब देशों में जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या वृद्धि होगी। अब जरा सोचिए, जब अमीर देशों की जनसंख्या कम होगी तो उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और इन गरीब देशों में जनसंख्या वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? कम होगी। प्रति व्यक्ति आय कम होगी। अब जरा बताइए कि अमीर देशों में घटती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय इन देशों को और अधिक क्या बनाएगी? अमीर बनाएगी। जबकि गरीब देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या और घटती हुई प्रति व्यक्ति आय इन देशों को और अधिक क्या बनाएगी? गरीब बनाएगी। अब यदि हम लोग बातचीत करें तो जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं वो सबसे अधिक गरीब है, और विकसित जो देश हैं वो उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में अमीर देश और दक्षिणी गोलार्ध में गरीब देश रहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी यदि हम लोग बात करें तो जो दक्षिणी अफ्रीका जो महाद्वीप है, दक्षिणी अफ्रीका में भी जो सहारा का जो मरुस्थल है, उस सहारा के मरुस्थल का जो दक्षिणवर्ती जो देश है वो दुनिया के सबसे अधिक गरीब देशों के अंतर्गत है। तो इस प्रकार से ये गरीबी बहुत अधिक चिंता का विषय बनने वाली है। अब जब ये गरीब देशों के लोग होंगे, दक्षिणी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो अफ्रीकी देश हैं, विशेष रूप से वहां जो है गरीबी ज्यादा है। इन अफ्रीकी देशों में भी हमने बात की सहारा मरुस्थल, ये जो सहारा मरुस्थल है, इन सहारा मरुस्थल में गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है। सहारा मरुस्थल ये जो सहारा मरुस्थल है वहां गरीबों की संख्या और अधिक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें जो अफ्रीकी देश हैं, सारू मरुस्थल के जो क्षेत्र के लोग हैं, यहां अत्यधिक क्या है? गरीबी है। अब गरीबी है तो इन देशों के लोग क्या करेंगे? पलायन करेंगे। और ये पलायन करके कहां जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में। कहां जाएंगे? उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में इन लोगों के जाने से एक नई प्रकार की दिक्कत आने वाली है। 3 प्रकार के शब्द आपको ठीक से समझना है। एक तो है शरणार्थी, इनके अर्थ आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक है अप्रवासी, और एक है आंतरिक रूप से विस्थापित जन। इन तीनों शब्दों का अर्थ आपको ध्यान में रखना है, बहुत ठीक से समझिए। सबसे पहले शरणार्थी किसको कहते हैं? यदि कोई युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण एक स्थान को छोड़कर, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहते हैं, तो उन लोगों को तो हम क्या कहते हैं? शरणार्थी। वापस सुन लीजिए, युद्ध के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, राजनीतिक उत्पीड़न के कारण एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर जो लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं शरणार्थी। जैसे बांग्लादेश संकट जब आया तब लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में आए,
चीन ने जब तिब्बत पर अतिक्रमण किया तो तिब्बत के लाखों की संख्या में लोग भारत में आए, तो उनको तो हम क्या कहेंगे, शरणार्थी। दूसरा, अपने जीवन के अंदर अपनी मर्जी से अपना देश छोड़कर दूसरे देश में बेहतर जीवन की तलाश में जो जाकर रहते हैं उनको हम कहते हैं अप्रवासी। आज बहुत से भारतीय लोग अमेरिका में रहते हैं, यूरोपीय देशों के अंदर रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अप्रवासी। जो अपनी मर्जी से अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहते हैं उनको कहते हैं हम अप्रवासी। और तीसरे है आंतरिक रूप से विस्थापित जन। अपने देश के भीतर ही विकास की योजनाओं के कारण या फिर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न के कारण अपने ही देश में अपने जिस स्थान पर वो रहते हैं उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर देश की सीमाओं के भीतर ही जाकर रहते हैं, उनको कहते हैं हम आंतरिक रूप से विस्थापित जन। जैसे 1990 के अंदर जो कश्मीरी जो पंडित थे, वहां से उनके ऊपर कश्मीरी पंडितों पर जब अत्याचार हुआ तब वो जाकर जो है भारत के अलग अलग हिस्सों में जाकर रह रहे हैं, उनको तो हम कहेंगे आंतरिक रूप से विस्थापित जन। दूसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत जो सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उस क्षेत्र से जितने भी लोग विस्थापित हुए थे उनको हम विस्थापित जन के नाम से जानते हैं। कोई भी देश शरणार्थियों को तो स्वीकार करेगा, लेकिन अप्रवासियों को स्वीकार करने के लिए आप किसी देश को बाध्य नहीं कर सकते हैं। शरणार्थियों को तो मानवता के नाते पूरी दुनिया स्वीकार करती, लेकिन किसी देश के नागरिक बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे देश में जाकर रहें, इस बात को कोई स्वीकार करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो विश्व के शरणार्थियों के मानचित्र को हम देखें तो यह इस बात से तालमेल खाता है कि जहां संघर्ष हुआ है वहां से ज्यादा लोग पलायन किए हैं। और यदि हम बातचीत करें तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष और युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बने और सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल गए। दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां सबसे अधिक संघर्ष हुआ, और संघर्ष हुआ तो लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाकर पलायन कर रहे हैं। 1990 से 95 के बीच में 93 टोटल युद्ध हुए हैं, इनमें से लगभग 55.5 लाख लोग मारे गए। इस कारण से जो है परिणाम स्वरूप जो है परिवार, कभी कभी पूरे समुदाय, जीविका, पहचान, जीवन यापन सब कुछ नष्ट हो गया। तो कुल मिलाकर युद्ध और शरणार्थियों का आपस में क्या है, रिश्ता है। जहां युद्ध होगा वहां से ज्यादा लोग शरणार्थी बन के दूसरे देशों में जाएंगे। तो कुल मिलाकर गरीबी से बहुत सी बातें आपस में जुड़ी हुई है। आ जाइए अगला पॉइंट, शायद चौथा है, पांचवा हम देख लेते हैं, महामारी। महामारी, अब महामारियों की यदि हम कुछ बातचीत करते हैं तो लेटेस्ट हम बात कर लेते हैं कोविड-19। कोविड-19 अभी हमारे एक पशुओं में बीमारी आई जिसको हम लंपी नामक बीमारी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो ये जो विभिन्न प्रकार की और महामारियों में HIV एड्स, जिसके बारे में इसमें HIV एड्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और बर्ड फ्लू, और कौन सी होगी, बर्ड फ्लू, जो मुर्गियों में बर्ड फ्लू। इसके अलावा जो आपके दे रखी सॉर्स, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्हीं 2 महामारियों के नाम लिखिए, तो आपको इन महामारियों के नाम लिखने हैं। इन महामारियों का देखिए, हमने बात की गरीबी, निर्धनता वैश्विक समस्या है, मानवाधिकार वैश्विक समस्या है, आतंकवाद वैश्विक समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक समस्या है, तो ये 5वीं है अपने महामारी। ये महामारियों का मुख्य कारण क्या है, ये भी एक वैश्विक समस्या है। हमने कोविड में देखा, इन महामारियों का यदि कारण आप लोगों से पूछ लिया जाए तो अप्रवास। आपको पता कोविड फैलने का मुख्य कारण क्या था? चीन में जो लोग रह रहे थे या विश्व के यूरोपीय देशों में जो लोग रह रहे थे वो अपने देश में आया तो अपने साथ ही बीमारी लेकर आए थे, इसलिए तो क्वारंटीन वगैरह की कई प्रकार की व्यवस्थाएं की थी। व्यवसाय के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके माध्यम से भी ये बीमारियां फैलती। इसके अलावा पर्यटन, क्योंकि विदेशी पर्यटक हमारे देश में आते हैं तो इस प्रकार की कई बीमारियां साथ में लेकर आते हैं। और सैन्य अभियान जब होते हैं, सैन्य अभियान, तो इन सैन्य अभियानों के माध्यम से भी बड़ी तेजी से ये महामारियां एक देश से दूसरे देश में फैलती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वैश्विक महामारियों के फैलने के कोई 2 या कोई 4 कारण बताइए। आपको ये कारण बताने हैं। ये जो बीमारियां फैलती है, जैसे कि कोविड-19 चीन से प्रारंभ हुआ, चीन यदि समय पर उस पर नियंत्रण कर लेता तो शायद ये महामारी नहीं बनती। तो किसी भी देश के द्वारा इस महामारी पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे देश इससे कितने प्रभावित होंगे। 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ HIV एड्स से संक्रमित लोग हो चुके हैं, लेकिन इन 4 करोड़ में से 2/3 लोग किस
महाद्वीप के हैं, किस देश के हैं? अफ्रीका के हैं, और बाकी 50% एशिया के हैं। तो अफ्रीका और एशिया में HIV एड्स सबसे अधिक फैल रहा है। उसका कारण है कि यूरोपीय जो देश हैं, विकसित जो देश है, उन्होंने HIV एड्स के इलाज को विकसित कर दिया, इसलिए वो बच जाते हैं। और जो गरीब देश हैं उनके लिए वो महंगा इलाज लेना संभव नहीं है, आकाश कुसुम की बात है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक कुछ और बात हम यदि करें तो एक एबोला वायरस, दूसरा हम बात करें तो हेंटा वायरस। ये नाम याद रखने, बाई चांस पूछ ही ले आप लोगों को, हेंटा वायरस। तीसरा है हेपेटाइटिस सी। ये कुछ और जो है नई महामारियां उभर रही है और जिसकी कोई विशेष जानकारी भी नहीं। पुरानी जो महामारियां थी, टीबी, मलेरिया, डेंगू, बुखार, हैजा, इन्होंने औषधि प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त कर ली। इनकी वापस से टीके लगने के बाद भी ये वापस आ रही है। इसके अलावा बहुत ठीक से आपको ध्यान रखना है, 1990 के दशक में एक महामारी फैली, मैड काऊ। ये पशुओं में फैली गई एक बीमारी थी, ब्रिटेन में विशेष रूप से ये भड़की थी। बहुत ढंग से आप लोगों को ध्यान रखना, ये प्रश्न आप लोगों को से पूछा जा सकता है। ब्रिटेन में फैली कौन सी महाबीमारी जिससे बहुत अधिक आर्थिक नुकसान हुआ था? उस बीमारी का नाम था मैड काऊ, जैसे हमारे यहां पर लंपी थी। अब जो है इन महामारियों के फैलने से आर्थिक नुकसान भी होता है, जैसे कि कोविड-19 में आपने देखा कितना आर्थिक नुकसान हुआ, लंपी में कितनी गायें मारी गई, उससे कितना नुकसान हुआ। जो ये बर्ड फ्लू के कारण मुर्गी निर्यात बंद हो गया तो पूरी दुनिया को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। अब यदि इन खतरों की बात करें तो आपको लग सकता है कि आपने छोटे छोटे सारे खतरे इसमें शामिल कर दिए, लेकिन नहीं। वैश्विक खतरों में हमने किन खतरों को शामिल किया है? उन खतरों को हमने शामिल किया है जिससे या तो किसी बड़े समूह को खतरा है या किसी बड़े पूरे के पूरे देश को खतरा है। उन खतरों को हमने वैश्विक खतरों में शामिल किया। ये तो या तो किसी पूरे समूह को, यानी हम कह सकते हैं कि जन समूह को खतरा है, और या फिर किसी देश या राज्य को खतरा है, तो उन खतरों को इसमें हमने शामिल किया। जैसे ग्लोबल वार्मिंग को इसमें हमने शामिल क्यों किया? ग्लोबल वार्मिंग में शामिल करने का मुख्य कारण था क्योंकि पूरा का पूरा मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो थाईलैंड, जो द्वीपीय देश है, इन देशों को खतरा है, तो इसमें हमने शामिल किया। हमने इसमें जो है दूसरा जो खतरा शामिल किया इसके अंतर्गत, वो जैसे कि हम लोगों ने शामिल किया है एड्स को, HIV एड्स यानी महामारी को क्यों शामिल किया? उसका एक उदाहरण हम लोग दे लेते हैं, HIV एड्स। इस HIV एड्स में क्या स्थिति है? दक्षिणी जो अफ्रीका है, साउथ जो अफ्रीका है, 6 में से 1 HIV एड्स से ग्रसित है, जबकि उसका जो एक देश है उसका नाम है बोत्सवाना। अफ्रीकी देशों में 6 में से 1, और बोत्सवाना जो देश है, बोत्सवाना या 3 में से 1 वयस्क HIV एड्स से ग्रसित है। तो ये साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीकी जो महाद्वीप है वहां इसका सबसे अधिक प्रभाव है। 6 में से 1 HIV एड्स से ग्रसित है। बोत्सवाना की हालत और बेकार है, वहां इनकी 3 में से 1। तो पूरे के पूरे एक समुदाय पर, पूरे के पूरे एक देश पर यह खतरा उत्पन्न हो रहा है। और तीसरा हमने इसमें शामिल किया रवांडा में जो 1994 को जो एक जनजाति के द्वारा, हुतू जनजाति के द्वारा तुत्सी जनजाति के 5 लाख लोगों को मार दिया गया, एक पूरी की पूरी जाति पर खतरा उत्पन्न हो गया, इसलिए इसको हमने वैश्विक खतरों में शामिल किया है। इस बात का भी आप लोगों को, तुत्सी जनजाति के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ क्योंकि हुतू जनजाति ने तुत्सी जनजाति के लोगों को, 5 लाख लोगों को मार डाला, इसलिए हमने इसमें शामिल किया है। कुल मिलाकर अलग अलग देशों के खतरे अलग अलग है और उसमें हम लोगों को बातचीत करनी है। अब ये जो खतरे हमने देखे, एक बार जल्दी से मैं आप लोगों को वापस दिखा देता हूं कि हमने क्या चर्चा की है। हमने चर्चा की है कि सुरक्षा की जो अपारंपरिक धारणा, उसको हमने 2 भागों में बांटा, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। हमने मानवता की सुरक्षा के 3 अर्थ लिए। कितने अर्थ लिए? 3 अर्थ लिए। तो एक संकीर्ण अर्थ,
और एक जो है व्यापक अर्थ और एक हो गया आपके व्यापकतम अर्थ। मानवता की सुरक्षा से यही प्रश्न बनेगा। विश्व के खतरों में हमने बहुत से खतरों को शामिल किया, उसमें हमने शामिल किया ग्लोबल वार्मिंग को, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को, मानवाधिकार को, गरीबी को और महामारियों का। एक एक के बारे में हम लोगों ने आतंकवाद, मानवाधिकार, वैश्विक निर्धनता के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, महामारी के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अब हम अंत में बात कर रहे हैं कि जितने भी खतरे हैं, ये जितने भी खतरे हैं, इन खतरों को, इनके अपारंपरिक खतरों को किन तरीकों से हम समाधान कर सकते हैं। जैसे पारंपरिक तरीके हमने देखे, पारंपरिक खतरों के 4, उसी प्रकार से अपारंपरिक जो खतरे हैं, चाहे वो मानवता की सुरक्षा के खतरे हैं, चाहे वो विश्व के खतरे हैं, इन खतरों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो इन खतरों को दूर करने का तरीका है सहयोग मूलक सुरक्षा। सहयोग मूलक सुरक्षा के माध्यम से इन खतरों को दूर किया जा सकता है। सीधा सीधा अर्थ है, बहुत आराम से आप लोग समझेंगे कि ये जो समस्याएं हैं वो वैश्विक समस्याएं हैं, और वैश्विक समस्याओं का समाधान करने के लिए कैसे सहयोग की आवश्यकता है, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। ये पूरी दुनिया की साझी समस्याएं हैं, और साझी समस्याओं का समाधान करने के लिए साझे प्रयासों की आवश्यकता होती है। और ये साझे प्रयास किसके माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम पता है कि आतंकवाद की समस्या का समाधान करने में, मानवाधिकारों की सुरक्षा करने में हम थोड़ी बहुत बल प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहां भी बल का प्रयोग बहुत सीमित फायदा दे सकता है। इस तरह किसी समस्या का समाधान करना है तो उसके लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग जानते हैं कि गरीबी को दूर करने में, महामारियों को दूर करने में सेना की कोई भूमिका नहीं हो सकती है। तो उसके लिए आवश्यकता है, उसके लिए जो आवश्यकता है, उसके लिए आवश्यकता वैश्विक सहयोग की। और यह वैश्विक सहयोग कैसा होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। कैसा सहयोग होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग होना चाहिए। द्विपक्षीय सहयोग, द्विपक्षीय सहयोग कैसे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग में अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सहयोग करें। कौन कौन सी, संयुक्त राष्ट्र संघ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसके अलावा जो है विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2, स्वयंसेवी संगठन। आपको पता है कि कोविड-19 में और लंपी बीमारी में बहुत से स्वयंसेवी संगठन आगे आए और उन्होंने जनता के हितों के लिए प्रयास किए। तो स्वयंसेवी संगठन भी मिलकर प्रयास कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल हम पहले बात कर चुके हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस है, निजी संगठन है, दानदाता संस्थाएं हैं, चर्च और धार्मिक संगठन भी आगे आ सकते हैं, मजदूर संगठन भी आगे आ सकते हैं। तो आपको पता है धार्मिक संगठन भी कई बार धार्मिक है, मजदूर संगठन है, इसके अलावा जो है इसके अलावा जो है सामाजिक व विकास से संबंधित जो संगठन है, ये संगठन भी मिलकर जो है सहयोग कर सकते हैं इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो गरीबी है, चाहे मानवाधिकार है, चाहे आतंकवाद है। इसके अलावा इसमें हम और शामिल कर सकते हैं जो हस्तियां हैं विश्व की, वो भी ऐसे कामों में आगे आ सकती है, लोगों को बचाने के लिए, लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए। व्यावसायिक संगठन भी आगे आ सकते हैं, जानी मानी हस्तियां भी आगे आ जा सकती है, जैसे नेल्सन मंडेला है, मदर टेरेसा का नाम इसमें लिख सकते हैं हम। नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा, मदर टेरेसा जैसी हस्तियां भी इसमें आगे आ सकती है। मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला। तो ये कुल मिलाकर इस प्रकार से इन समस्याओं का समाधान हम लोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय क्या हो सकता है, बल प्रयोग हो सकता है। अंतिम उपाय बल प्रयोग हो सकता है, लेकिन बल प्रयोग की अनुमति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को देनी चाहिए और उसमें व्यापक सहमति होनी चाहिए। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि यदि किसी देश की सरकार अपने ही देश के नागरिकों को मार रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है, उनका शोषण कर रही है, गरीबी आपदा में उनका सहयोग नहीं कर रही है, तो सामूहिक स्वीकृति के बाद बल प्रयोग किया जा सकता है। तो अंतिम जो विकल्प के रूप में नंबर 5 हम जो बात करेंगे वो क्या हो जाएगा आप लोगों के, बल प्रयोग। तो इस प्रकार से हम जो है विश्व की जो ये समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो ये है, क्या बनेगा, भारत की सुरक्षा के कौन से घटक है, भारत की सुरक्षा नीति के
4 घटक है। कितने घटक है? 4 घटक है। प्रश्न यह पूछा जाएगा कि ये जो खतरे हैं, पारंपरिक और अपारंपरिक खतरे, इन खतरों से निपटने के लिए भारत ने क्या नीतियां अपनाई है, इनकी भारत की सुरक्षा की रणनीतियां कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। मैं पहले इसको ठीक से आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे हम लोगों ने बातचीत की है कि सुरक्षा के बारे में, और सुरक्षा में हमने देखा है पारंपरिक खतरे, और हमने बात की है अपारंपरिक खतरों की। आप जानते हैं कि हमने पारंपरिक में 2 देखे, बाहरी सुरक्षा, बाहरी खतरे, और हमने दूसरा देखा इसमें आंतरिक खतरे। आंतरिक खतरे इसमें हमने शामिल किए थे। इसमें हमने देखा विश्व की मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा, और इसमें हमने शामिल किया था विश्व की सुरक्षा को। विश्व की सुरक्षा, कितने खतरे देखे हम लोगों ने सुरक्षा के सामने? 4, पारंपरिक और अपारंपरिक। पहला बाहरी खतरे, दूसरा आंतरिक खतरे, तीसरा मानवता की खतरे, और चौथे विश्व की सुरक्षा। ये समझ लोगे तो ये चीजें सारी आप लोगों के समझ में आ जाएंगे। मुझे जरा आप लोग बताइए, क्या भारत के सामने बाहरी खतरे है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 2 पड़ोसी देशों के साथ हम लोग युद्ध कर चुके हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो हमें हमारी सीमाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यही तो बातें की थी हमने। इसमें क्या किया था? क्या हमारे देश में आंतरिक खतरे हैं? बिल्कुल है। हमारे देश में अलगाववादी आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, इस प्रकार के जातीय संघर्ष, इस प्रकार से गृहयुद्ध की स्थितियां बनी हैं, और हमने उनका लोकतांत्रिक तरीके से निदान किया। तो बिल्कुल हमारे सामने आंतरिक खतरे भी है। क्या हमारे देश में मानवता की सुरक्षा के सामने खतरे हैं? क्यों नहीं है। हमारे यहां पर आर्थिक असमानता है, आपदाएं आती है, अकाल पड़ते हैं, खून खराबे होते हैं, हिंसक घटनाएं होती है, तो ये भी हमारे देश के सामने खतरे हैं। क्या हमारे देश के सामने वैश्विक खतरे हैं? क्यों नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग से भारत भी तो प्रभावित होता है। आतंकवाद भारत के सामने एक बड़ी समस्या है, गरीबी भारत के सामने भी बड़ी समस्या है, महामारियां भारत के सामने भी बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत के सामने पारंपरिक खतरे भी है और अपारंपरिक खतरे भी है। तो इन खतरों से भारत की सुरक्षा करने के लिए हमने क्या नीतियां अपनाई है? तो 4 खतरे, हमने नीतियां भी कितनी अपनाई? 4 अपनाई। बहुत ठीक से सुनना, 4 खतरे हैं तो नीतियां भी कितनी अपनाई? 4। सबसे पहले इस खतरे से निजात पाने के लिए हमने हमारी सैन्य क्षमता को मजबूत किया है। किसको मजबूत किया? सैन्य क्षमता को मजबूत किया है। आंतरिक खतरों को दूर करने के लिए हमने जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी अंदरूनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की है। इस समस्या का, मानवता की इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने हमारे देश के आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की है, ताकि गरीबी को दूर किया जा सके, असमानता को दूर किया जा सके। और विश्व की सुरक्षा के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, उनका समर्थन किया है, क्योंकि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से किया जा सकता है। कितनी रणनीतियां अपनाई हमने? 4। कोई 1, कोई 2 या 4 रणनीतियां आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। आइए एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी सुरक्षा की पहली रणनीति है सैन्य क्षमता को मजबूत करना। किसको? सैन्य क्षमता को मजबूत करना। बहुत ठीक से याद रखना इन पॉइंटों को, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, क्योंकि हमने 1947-48, 1965, 1971, 1999 में पाकिस्तान के साथ में और 1962 में हमने चीन के साथ में युद्ध लड़ा है। हमें हमारी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए 1974 में हमने पहला परमाणु परीक्षण किया और 1998 में हमने जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। तो इस बात का हम ध्यान रखना है कि इसके माध्यम से हम अपनी सेना को परमाणु हथियारों से लैस हम लोगों ने बनाई है। हमने हमारी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए भरसक कोशिश की है, ताकि चीन और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ हमारी अनबन है, जिनके साथ हम युद्ध लड़ चुके हैं, उनके साथ भविष्य में और भी कभी इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। नंबर टू करेंगे हम लोग, दूसरा रहेगा अंतर्राष्ट्रीय कायदे और संस्थाओं को मजबूत करना। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं व कायदों को मजबूत करना। कायदों को मजबूत करना।
आप जानते हैं कि जो विश्व के खतरे हैं, उन विश्व की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है। और भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मजबूती पर बल देता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देश है। हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की हर पहलकदमी में हमेशा से भाग लिया है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत रखना चाहते हैं, साथ उन सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन मजबूत होंगे तो इन खतरों से हम निजात पा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो। भारत इस बात को लेकर भी हमेशा चिंतित रहता है। आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सूत्रपात किया। किसके लिए? किसके लिए? ताकि शीत युद्ध के कहर को कम किया जा सके। हमने जो है साम्राज्यवाद का विरोध किया, साम्राज्यवाद का विरोध किया, हमने उपनिवेशवाद का विरोध किया। हमने इस प्रकार के, हमने पंडित नेहरू ने एशिया अफ्रीका के सहयोग पर विशेष रूप से बल दिया। तो हमने हमेशा से ऐसी कोशिश की है कि जो है एशिया में एकता स्थापित हो, अफ्रीका में एकता हो। औपनिवेशीकरण का हमने समर्थन किया, हमने निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है, निशस्त्रीकरण, क्योंकि हमें पता है कि इन हथियारों शस्त्रीकरण से दुनिया को केवल नुकसान होने वाला है। हमने सीटीबीटी का विरोध किया, हमने जो भेदभावपूर्ण जो नीति थी, उस भेदभावपूर्ण नीति का हमने विरोध किया, जो एनपीटी लागू की जा रही थी, उसका भी हमने क्या किया था? विरोध किया था। तो हमने परमाणविक, जैविक और रासायनिक हथियारों के बराबर अधिकार दे, इस बात की हमने हमेशा से जो है मांग की थी कि हथियार रखने का सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। एनपीटी के तहत क्या किया गया था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने परमाणु हथियार प्राप्त कर लिए उनके पास रहेंगे, अन्य किसी के पास में नहीं रहेंगे। हमने उसका भी विरोध किया। इसके अलावा हम लोगों ने नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। अब ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। हम गुट निरपेक्षता के बारे में बात कर चुके हैं, हम एफ्रो एशियाई एकता के बारे में बात कर चुके हैं, हम निशस्त्रीकरण के बारे में बात कर चुके हैं, हम नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में बातचीत कर चुके हैं, हम गुट निरपेक्षता के बारे में बातचीत कर चुके हैं, ताकि वैश्विक शांति के लिए हमने हमेशा से प्रयास किया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मजबूत नहीं होगी, जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानून कायदों का लागू नहीं होंगे, जब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं होगी, तब तक इन वैश्विक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है। तीसरा, हमारी सुरक्षा की, इसके अलावा देखिए और भी कुछ पॉइंट है। हमने क्योटो प्रोटोकॉल का समर्थन किया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान के शहर में। अगले पार्ट में बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। हमने कहा कि जो वैश्विक तापवृद्धि जो बढ़ रही है, उसमें वैश्विक तापवृद्धि को रोकने के लिए जो हरित गैसों के उत्सर्जन पर जो नियंत्रण स्थापित किया गया, उस बाध्यता में भारत को दूर रखा गया जाए, क्योंकि विकासशील देशों ने विश्व को अभी इतना नुकसान नहीं पहुंचाया है। अगले पार्ट में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अंदरूनी सुरक्षा, तीसरा जो हमारी सुरक्षा का जो घटक है वो है अंदरूनी जो खतरे हैं, आंतरिक जो खतरे हैं, अंदरूनी खतरों से निपटने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाया हमने। लोकतांत्रिक तरीका अपनाया हमने। हमारे देश के भीतर अंदरूनी समस्याएं हैं, हम पढ़ चुके हैं। हम पंजाब की समस्या के बारे में हमने बात की है, हमने असम में जो आंदोलन हुआ उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, हम मिजोरम के अंदर जो दिक्कत पैदा हुई उसके बारे में बात कर चुके हैं, हम जो है नागालैंड में जो समस्या है उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की जो समस्या उसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। 8वां जो अध्याय पढ़ा था स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें जो क्षेत्रीय आकांक्षा वाला जो अध्याय था उसमें यही तो सारी चीजें थी। हमने पंजाब की समस्या का समाधान करने के लिए पंजाब समझौता किया, असम समझौता किया, मिजोरम समझौता किया। हमने लोकतांत्रिक तरीके से इन अंदरूनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की, ताकि देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखा जा सके, ताकि जो अलगाववादी आंदोलन है उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। और अंत में चौथा जो अंतिम जो हमारी सुरक्षा का जो घटक है वो है भारत का आर्थिक विकास करना। कैसा विकास करना? आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करके यानी कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करके जो असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, उसको दूर करना चाह रहे हैं। हमने
हमने गरीबों और वंचितों के हितों के लिए बहुत से प्रयास किए। सरकार ने ऐसे बहुत से नियम कानून कायदे बनाए और देश के आर्थिक विकास के माध्यम से उनको लाभान्वित करवाने की कोशिश की, ताकि देश में जो आर्थिक असमानता है उसको दूर किया जा सके, गरीबी को दूर किया जा सके। इस प्रकार से हमारी सुरक्षा की रणनीतियों के कितने घटक है? चार प्रकार के खतरे, पारंपरिक और अपारंपरिक में, और प्रत्येक खतरे के निदान के लिए हमने एक न एक नीति अपनाई। कोई भी एक नीति आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार से आपका 7वां पाठ पूरा हो चुका है। आज हम लोगों ने बात की सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में। हमने 2 खतरे इसमें विशेष रूप से हम लोगों ने देखे हैं। पहला हमने बात की मानवता की सुरक्षा, और दूसरा हमने बात की विश्व की सुरक्षा। और विश्व और मानवता की सुरक्षा के बाद हमने वेरी इंपॉर्टेंट भारत सुरक्षा की रणनीतियां, 4 प्रकार की रणनीतियों के बारे में बात की। 7वां पाठ आपके कंप्लीट हो चुका है। 8वें पाठ के 2 वीडियो और 90वें पाठ का केवल 1 वीडियो, अब केवल 3 वीडियो में आपकी इस किताब का कोर्स भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद मॉडल पेपर करवाएंगे। आप लोग पढ़ते रहें, लगातार अध्ययन करते रहें, बिना थके बिना रुके। मैं अक्सर कहता हूं कि उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी, मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। थैंक यू वेरी मच।